ट्रेन की रफ्तार कम होना शुरू हो गई थी। मैंने खिड़की के शीशे से हथेलियों की आड़ बनाकर झांका। दूर रोशनियों की एक कतार पीछे को जा रही थी। कोई बड़ा शहर आ रहा था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रेल की पटरियों के जाल पर से धड़धड़ाती हुई गुजरने लगी। पोशाली की आंख खुल गई। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या कोलंबो आ गया? मैंने कहा, अभी नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई बड़ा जंक्शन है। पोशाली उठकर बैठ गई। टाइम क्या हुआ होगा? कमबख्त, हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं है। मैंने कहा, इस जंक्शन पर वक्त देखूंगा। चूंकि मैं किसी स्टेशन पर भी बाहर नहीं निकला, इसलिए वक्त का पता नहीं कर सका। ट्रेन एक रोशन प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर रुक गई। ये प्लेटफॉर्म हमारी सीट वाली खिड़की की तरफ था। पोशाली के कहने पर मैंने खिड़की के शटर भी चढ़ा दिए थे। मैंने कहा, जब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त रात का क्या बजा है? पोशाली बोली, किसी छोटे स्टेशन पर टाइम पूछ लेना। ये कोई बड़ा स्टेशन है जहां हम इंटेलिजेंस वालों की नजरों में आ जाएंगे। हम बंद डिब्बे में ही बैठे रहे। खुदा का शुक्र है कि संथा और उसके डैडी में से कोई भी नहीं आया था। शायद ये लोग सो रहे थे। ट्रेन इस स्टेशन पर मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20 मिनट तक खड़ी रही। फिर इंजन ने विसल दिया, गाड़ी ने सीटी बजाई और ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया। अब मैंने पोशाली को बता दिया कि जब मैं राहदारी में थोड़ी देर के लिए गया था तो संथा के साथ मेरी क्या बातें हुई थी। वो आंखें खोले मुझे तकने लगी। बोली, ये सब ड्रामा है। हमें सबसे पहले इन लोगों से खबरदार रहना होगा। यकीन करो, ये इंटेलिजेंस के आदमी हैं। हम कोलंबो से 2 स्टेशन पीछे उतर जाएंगे। उसे मेरा तो पता नहीं चला। मैंने कहा, कैसे पता चलता? मैंने उसे डिब्बे में आने ही नहीं दिया। संथा और उसका मद्रासी डैडी पोशाली के सर पर सवार हो गए थे। वो अगले जंक्शन पर ही ट्रेन छोड़ने को तैयार हो गई थी। बोली, हम कोलंबो जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हमें ये ट्रेन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छोड़ देनी चाहिए। मैंने पोशाली को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसका इसरार बढ़ता ही चला गया। मजबूरन मुझे उसके फैसले के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। हमें कुछ मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो कोई जंक्शन होगा या नहीं। ट्रेन छोटे स्टेशन छोड़े जा रही थी। 1 घंटे के सफर के बाद ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीमी होने लगी। पोशाली ने शीशा उतार कर बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, ये भी कोई बड़ा स्टेशन है। कारखानों की रोशनियां नजर आ रही हैं। हम इसी जगह उतरेंगे। मैंने दबी जबान में कहा कि दूसरी ट्रेन यहाँ से न जाने कब चले, और फिर ये भी तो हो सकता है कि हमें कल रात इसी ट्रेन को पकड़ना पड़े। हम सारा दिन कहाँ गुजारेंगे? पोशाली अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा, तुम उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हम ट्रेन के रुकने से पहले ही डिब्बे से निकलकर राहदारी के दरवाजे पर चले जाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी रुकी ही थी कि पोशाली ने दरवाजा खोला और हम तेजी से प्लेटफॉर्म पर उतरे और पीछे की तरफ चलने लगे। मैंने कनखियों से देखा, ये कोई ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था। सिर्फ 2 स्टॉल थे जो बंद थे। चंद एक मुसाफिर ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हम तेज तेज चलते हुए प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से में उस जगह आ गए जहाँ से प्लेटफॉर्म ढलान की शक्ल में नीचे चला जाता था। यहाँ कुछ अंधेरा था। हम दीवार के पास जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसका आखिरी डिब्बा हमसे काफी दूर था, जिसके पीछे सुर्ख बत्ती जल रही थी। जो थोड़े से मुसाफिर थे वो ट्रेन में सवार हो गए थे। प्लेटफॉर्म वीरान वीरान सा लग रहा था। कोई स्टॉल भी खुला हुआ नहीं था। सिर्फ एक रेडी वाला एक तरफ खड़ा था। थोड़ी देर के बाद गार्ड ने सीटी देकर लालटेन हिलाई। इंजन ने विसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा और पोशाली से कहा, संथा और उसके डैडी से तो हम निजात हासिल कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ सारा दिन कहाँ गुजारेंगे? पोशाली ने कहा, सुबह होने दो, सोच लेंगे। लेकिन इन लोगों से पीछा छुड़ाना भी बहुत जरूरी था। अभी सुबह होने में शायद 3-3.5 घंटे बाकी थे। इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ट्रेन के चले जाने के बाद प्लेटफॉर्म मजीद वीरान हो गया था। उसके गेट के ऊपर वाली बत्ती बुझा दी गई थी। इस बात का खतरा था कि अगर पुलिस की कोई पार्टी रात के गश्त पर हो तो हमसे पूछगिछ ना शुरू कर दे। मैंने इस ज़िमन में पोशाली से मशवरा किया तो वो कहने लगी, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट हैं। कोलंबो जा रहे थे कि ट्रेन छूट गई और हम रह गए। रात गुजरती चली जा रही थी। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन से किसी दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन पोशाली की दलील में काफी जान थी। इतनी रात गए किसी दूसरी जगह हम पर शक किया जा सकता था। हम सुनसान प्लेटफॉर्म के कोने वाले बेंच पर अंधेरे में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। रात ढलती जा रही थी। खुदा खुदा करके रात की तारीकी तमाम हुई और मशरिक से सुबह की रोशनी नमूदार हुई। हमने देखा कि स्टेशन से दूर 1-2 मंजिला मकानों के झुरमट अंधेरे में से उभर रहे थे। यही इस शहर की आबादी थी। बाहर खेत थे जिनमें कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड भी थे। एक तरफ मंदिर का कलश दरख्तों से बाहर निकला हुआ था। एक जगह सिन्हाली किसान खेत में हल चला रहे थे। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से चाय का इंतजाम करता हूँ। मैं बेंच पर से उठकर प्लेटफॉर्म पर स्टेशन की तरफ चलने लगा। यहाँ 2 ही स्टॉल थे जो अभी तक बंद थे। गेट पर रेलवे का कोई चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से गुजर कर बाहर निकल आया।
एक तरफ नीम का बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी नुमा खोखा बना हुआ था जहाँ एक सिन्हाली भट्टी में आग जला रहा था। दूसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। मैंने उस सिन्हाली के पास जाकर तमिल में कहा, क्या चाय मिल जाएगी? लंका में सिन्हाली के साथ साथ तमिल जबान भी आम बोली और समझी जाती है। उस चाय वाले की उम्र 50 से ऊपर होगी। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। धोती के ऊपर पतले जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई बनियान के और कुछ नहीं था। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और तमिल में ही बोला, बैठो, अभी बन जाती है चाय। मैंने बाहर रखे हुए बेंच पर बैठते हुए पूछा, क्या खाने को कुछ मिल जाएगा? दुकानदार ने फौरन कोई जवाब न दिया। जरा सी खामोशी के बाद बोला, मेरे पास कल के बचे हुए कुछ केले हैं, डबल रोटी अभी कुछ देर में आएगी शहर से। दुकानदार ने आग जला ली थी। उस पर पानी की केतली रखते हुए बोला, तुम इस कस्बे के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने वही बात दोहरा दी जो सोच रखी थी। बोला, मैं और मेरी पत्नी टूरिस्ट हैं, जाफना गए थे पुराने मंदिर देखने, वापस कोलंबो जा रहे थे कि गाड़ी निकल गई। मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर ही बैठी है। दुकानदार ने मुझे गौर से देखा और बोला, क्या तुम मद्रास के हो? मैंने उस बात में जवाब दिया तो वो मुस्कुराया। मैं भी कभी मद्रास ही से यहाँ मजदूरी करने आया करता था, फिर बस यहीं का होकर रह गया हूँ। फिर उसने खोखे में रखे हुए एक टोकरे से जर्द रंग के छोटे छोटे केले निकाल कर मेरे सामने भट्टी के पास रखे। बोला, यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी सीधी कोलंबो जाती है और वही गाड़ी है जो रात को यहाँ पहुँचती है। तुम शायद उसी गाड़ी से आए थे। मैंने कहा, हाँ, हम उसी गाड़ी से आए थे। बदकिस्मती से हम चाय पीने के लिए प्लेटफॉर्म उतर गए और गाड़ी चली तो उसमें सवार न हो सके। गाड़ी बड़ी जल्दी तेज हो गई थी। सिन्हाली बोला, एक गाड़ी तो अभी थोड़ी देर में आएगी मगर वो कोलंबो नहीं जाएगी। तुम्हें आगे 2 जगह से बदलनी पड़ेगी, बाकी गाड़ियां भी तुम्हें 2-2 जगह से बदलनी पड़ेंगी। उसने शीशे के 2 गिलास धोकर केलों के पास रख दिए और बोला, क्या तुम रात वाली गाड़ी ही पकड़ना चाहते हो? मैंने जवाब में कहा, हो सकता है कोई दूसरी पकड़ लें, आगे जाकर गाड़ी तब्दील कर लेंगे। वो अंगीठी में जोर जोर से नारियल के पंखे से हवा दे रहा था। मेरा जहन तेजी से सोचने लगा, क्या हमारे लिए जगह जगह गाड़ी बदलना ठीक रहेगा? उस कमबख्त मद्रासी विंद्राकटी ने हमें अजीब मुसीबत में डाल दिया था। सिन्हाली दुकानदार ने चाय ग्लासों में डाल दी थी। मैंने उसके पास 10 रुपए रखवाए और चाय और केले लेकर प्लेटफॉर्म पर पोशाली के पास आ गया। उसे वो सारी बातें बताई जो सिन्हाली दुकानदार ने ट्रेनों के बारे में कही थी। पोशाली चाय का ग्लास होंठों के पास ले जाकर बोली, हम दिन में कोई भी गाड़ी पकड़ते हैं तो कुदरती बात है कि दिन की रोशनी में ही कोलंबो पहुंचेंगे और ये मैं नहीं चाहती। हमें रात के वक्त कोलंबो पहुंचना चाहिए। मैंने केला छीलते हुए कहा, जब तो रात वाली गाड़ी ही हमारे लिए मुनासिब रहेगी, वही जिसमें हम सफर कर रहे थे। उसके टिकट भी हमारे पास हैं। पोशाली ने अचानक मेरी तरफ देखकर पूछा, उस दुकानदार ने और कोई बात तो नहीं पूछी? मैंने जरा सा हंसकर कहा, पोशाली तुम बहुत ज्यादा हसास हो रही हो। उसे क्या जरूरत थी कि मुझसे कुछ और पूछे? जब मैंने उसे कहा कि मैं तमिल हूँ और बीवी के साथ सैरो सयाहत को यहाँ आया हूँ और गाड़ी छूट गई तो वो मुतमईन हो गया। हमने सारे केले खा लिए। छोटे छोटे 7-8 केले थे। खुशबू तो उनमें उतनी नहीं थी मगर जैसा कि जुनूब मशरकी एशिया के केले होते हैं, ये भी बड़े मीठे थे। चाय ने भी उस वक्त बड़ा मजा दिया। प्लेटफॉर्म पर कुछ मुसाफिर नजर आने लगे। शायद गाड़ी आने वाली थी। पोशाली ने मुसाफिरों को एक नजर देखा और बोली, गाड़ी आने वाली है, हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मैं उसके ख्याल से मुत्तफिक था। मैंने कहा, मैं ये ग्लास वापस कर आऊं, वापस आकर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। सिन्हाली दुकानदार को खाली ग्लास दिए और चाय और केलों की कीमत अदा करके बाकी पैसे वापस लिए और मैंने उसे कहा, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं और मेरी बीवी कुछ वक्त गुजार सकें, क्योंकि हम रात की गाड़ी से वापस जाएंगे। अब मुझे ख्याल आया कि हमारे पास रात वाली गाड़ी के टिकट हैं। ये फर्स्ट क्लास के टिकट हैं और बाकी ट्रेनों में शायद फर्स्ट क्लास नहीं होती। सिन्हाली दुकानदार सर खुजाते हुए बोला, इस शहर में कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती, कोई होटल भी नहीं है। लोग तो यहीं स्टेशन पर ही रात गुजार लेते हैं, मगर तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है। एक ही जगह तुम्हारे लायक है। यहाँ से बाएं जानिब एक तालाब है, उसके किनारे शोनाथन जी का मंदिर है। उस मंदिर में पुरानी सराय भी है जहाँ बाहर से आए हुए यात्री आकर ठहरते हैं। वहाँ का पुजारी बड़ा अच्छा आदमी है, वो भी तमिल है। तुम लोग वहाँ बड़े आराम से दिन गुजार सकोगे। वापस आकर मैंने ये तजवीज पोशाली के सामने रखी तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, हम उसी मंदिर में चलते हैं। प्लेटफॉर्म से निकलकर हम मंदिर की तरफ चल पड़े। ये मंदिर खेतों से दूर एक संगलाख मैदान में पुरानी सीढ़ियों वाले तालाब के किनारे वाक़ था। मंदिर छोटा सा था, एक चबूतरे पर बना हुआ था। सामने काफी वसी सहन था। सहन में एक तरफ गाय बंधी थी। चबूतरे पर एक स्याफाम पुजारी सिर्फ धोती बांधे नारियल की सफ पर बैठा था। मैंने जाते ही उसे
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जेब से 10-10 रुपए के 3 नोट निकाल कर उसे पेश किए। फिर तमिल जबान में कहा, ये हमारी तरफ से श्री नाथन स्वामी की दक्षिणा स्वीकार करें। पुजारी जी, हम मद्रास से लंका के मंदिरों की यात्रा को निकले हैं। आज आपके मंदिर की यात्रा करने आए हैं। 30 रुपए उस जमाने में अच्छी खासी रकम होती थी। पुजारी बहुत खुश हुआ। नोट उसने अपनी धोती में उड़स लिए और बोला, महाराज, हमारे धन भाग के आप यहाँ आए। श्रीनाथन स्वामी आपके आने पर बहुत खुश हुए होंगे, पधारिए। मैंने फौरन हरफ मतलब जबान पर लाते हुए कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी बहुत थक गए हैं। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। हमें कोई जगह बताइए जहाँ मेरी पत्नी थोड़ी देर आराम कर सके। पुजारी झुककर बोला, क्यों नहीं महाराज, मेरे साथ आए। ये जगह आपके लायक तो नहीं है, पर इससे अच्छी जगह आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पुजारी ने आवाज देकर एक लड़की को बुलाया। सामने वाली कोठरी से एक दुबली पतली सांवली सी लड़की नमूदार हुई। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहन रखा था। ऊपर नीम आस्तीन की कुर्ती थी जो सिर्फ उसकी कमर तक ही आती थी। श्रीलंका के शुमाल में औरतें ऐसा ही लिबास पहनती हैं। पुजारी ने उसे सिन्हाली में कुछ कहा। वो बरामदे वाली कोठरियों की तरफ भाग गई। पुजारी बोला, महाराज, ये मेरी पत्नी रामी है। मैंने इसका तमिल में ही नाम रखा हुआ है। इसकी माँ तो स्वर्गवास हो गई है। मेरे साथ पधारिए। रामी ने बरामदे में जो खस्ता हाल 4-6 कोठरियां बनी थी, उनमें से एक कोठरी खोल दी और अब अंदर पड़ी खाट को झाड़ कर आई थी। कोठरी में एक और खाट डाल दी गई। ऊपर नारियल की सफ़ें बिछा दी गईं। मैंने और पोशाली ने हाथ जोड़कर पुजारी का शुक्रिया अदा किया और कोठरी में आकर चारपाइयों पर बैठ गए। पुजारी ये कहकर चला गया कि वो हमारे लिए चाय बनवा कर भेजता है। कोठरी बेहद खस्ता और बोसीदा थी, मगर इससे अच्छा गोशा आफियत हमें वहाँ और कहीं नहीं मिल सकता था। रामी हमारे लिए चाय के ग्लास ले आई। वो मुस्कुरा रही थी। बड़ी शर्मीली और भोली भाली सी लड़की थी। तमिल जबान भी रवानी से बोल लेती थी। पोशाली ने उसे पास बिठाकर प्यार किया और रामी पोशाली की तरफ देखकर शर्माते हुए बोली, आपा, तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे है? तमिल औरतों के रंग तो गोरे नहीं होते। रामी ने ठीक पूछा था। मैंने फौरन जवाब दिया, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मैं इसे उत्तर प्रदेश से ब्याह कर लाया हूँ। यही वजह है कि इसे अभी पूरी तमिल नहीं आती। रामी बड़ी खुश हुई। जल्दी से उठकर बोली, मैं तुम्हारे लिए तकिया लाती हूँ। दोपहर का खाना भी हमने वहीं खाया। करीब ही मंदिर के अहाते में एक छोटा सा गुस्ल खाना था, जहाँ हम नहा धोकर ताजा दम भी हो लिए। दोपहर के खाने के बाद हम सो गए। तीसरे पहर आंख खुली। मैं कोठरी से निकलकर बाहर निकल आया तो सूरज मगरिब में नारियल के दरख्तों के पीछे झुकता चला जा रहा था। मुझे देखकर पुजारी जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने जेब से 10 रुपए के मजीद 2 नोट निकाल कर उसे दिए और कहा, शाम को हमारे लिए कुछ तरकारी पका लेना। वो रुपए नहीं ले रहा था, लेकिन मेरा मकसद ही उसे रुपए देना था। तरकारी से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने थोड़ा सा इसरार किया तो उसने रुपए रख लिए और बोला, मैं रामी को अभी बाजार भेजता हूँ तरकारी लाने। रामी बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाती है, आपको पसंद है ना? मैंने खुश होकर कहा, क्यों नहीं। पुजारी रामी को आवाज देता कोठरी की तरफ चला गया। थोड़ी देर में रामी हमारे लिए ग्लासों में चाय लेकर आई। शर्माते हुए बोली, मैंने ये चाय खुद बनाई है। चाय मजेदार थी। सिलोन की चाय वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। उस वक्त हमें चाय की जरूरत बहुत थी। अभी तक हम दोनों बहुत मुतमईन थे। दिन गुजारने के लिए हमें ऐसी ही किसी महफूज और गुमनाम जगह की जरूरत थी। पूरा दिन बगैर किसी हादसे के गुजर गया था, लेकिन अभी हमें तकरीबन आधी से ज्यादा रात गुजारनी थी। हमें वही गाड़ी पकड़नी थी जो रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंचती थी। पुजारी ने हमारी कोठरी में लालटेन जलाकर रख दी। रात के वक्त जब वो खाना लेकर हमारे पास आया तो मैंने एहतियातन उसे ये नहीं बताया कि हम रात के 1 बजे वाली गाड़ी पकड़ेंगे। हम खामोशी से उसे बताए बगैर आधी रात के वक्त वहाँ से निकल जाना चाहते थे। पुजारी से यही कहा कि चूंकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम रात मंदिर में ही गुजारेंगे और दूसरे दिन दोपहर वाली गाड़ी पकड़ेंगे। खाना खाने के बाद हम बैठकर बातें करते रहे। हमने लालटेन बुझा दी और थोड़ी देर बाद उठकर दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर देख लेते। घड़ी वहाँ पुजारी के यहाँ भी नहीं थी, वरना हम उससे घड़ी लेकर अपने पास रख लेते। बस अंदाजे से वक्त का हिसाब रख रहे थे। एक बार मैंने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। 7 सितारों का झुरमट आसमान के वस्त में आ गया था। इसका मतलब था कि रात आधी होने वाली है। मैंने पोशाली से कहा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। वो पहले ही तैयार थी। हम कोठरी से निकलकर उसके अकब में आ गए। सिर्फ मंदिर की ड्योढ़ी में एक कमजोर सा बल्ब जल रहा था। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। स्टेशन को जाने वाला रास्ता हमें मालूम था। हम संगलाख मैदान को उबूर करके तरकारियों के खेत में आ गए। यहाँ सब्ज खेतों की वजह से अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन सामने कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन के सिग्नल की बत्ती हमें साफ दिखाई दे रही थी। यही हमारी मंजिल थी। रेलवे स्टेशन पर जाकर हमें इल्म हुआ कि उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे और ट्रेन के आने में 15-20 मिनट ही बाकी थे। टिकट हमारे पास मौजूद थे। हम उसी कोने वाले बेंच पर जाकर बैठ गए। हमारी नजरें अंधेरे में गुम होती रेलवे लाइन पर लगी थी। आखिर दूर से इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी और हमारी जान में जान आई। फिर इंजन की झिलमिलाती रोशनी भी नजर आने लगी। हम बेंच से उठे और प्लेटफॉर्म के जंगले के साथ उगे
उगे हुए इमली के दरख्तों की ओट में हो गए ताकि इंजन की रोशनी हम पर न पड़े। ट्रेन शोर मचाती प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो जमीन हिलने लगी। इंजन के गुजरते ही हम दरख्तों की ओट से निकलकर आगे चलने लगे। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर न होने के बराबर थे। 2-3 मुसाफिर उतरे और 2 एक सवार हो गए। जहां ट्रेन 1.5 मिनट तक रुकती थी, मुसीबत ये हुई कि जाफना एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के तीनों डिब्बों के दरवाजे बंद थे। पोशाली ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा, सामने जो डिब्बा आए उसमें बैठ जाते हैं, और हमने वैसा ही किया। 3rd क्लास के एक डिब्बे में घुस गए। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। डिब्बे में सिर्फ एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी, कोई सीट खाली नहीं थी। हम दूसरी तरफ जाने वाले बंद दरवाजों के करीब सामान के दरमियान बैठ गए। गाड़ी की सीटी की आवाज आई और ट्रेन खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि ये मरहला बखैर खूबी तय हो गया था। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन ही आए, कोई इतना बड़ा जंक्शन न आया कि ट्रेन वहां देर तक रुकती और हम 3rd क्लास के डिब्बे से उतरकर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चले जाते। एक मुसाफिर से हमने ये मालूम कर लिया था कि ट्रेन थोड़ी देर लेट है और कोलंबो 4 बजे पहुंचेगी। हम 3rd क्लास के डिब्बे में ही बैठे रहे। किसी न किसी तरह वक्त गुजर गया। आसमान पर सुबह काजिब की नीली रोशनी फूटने लगी और कोलंबो शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। उसके साथ ही हमारी बेचैनी में इजाफा हो गया क्योंकि ट्रेन हर छोटे लोकल स्टेशन को छोड़ती जा रही थी। हमारा ख्याल था कि हमें कोलंबो के फोर्ट या मरावाना स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए तशवीशनाक थी क्योंकि बड़े स्टेशन पर सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों की मौजूदगी यकीनी थी और उनकी उकाबी नजरों से बचना मुश्किल था, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो हमारी शक्लों से वाकिफ थे। हम दरवाजे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। स्टेशन की रोशनियां तेजी से पीछे गुजरी तो पोशाली ने घबरा कर कहा, ये आखिरी लोकल स्टेशन था, आगे कोलंबो का मरावाना स्टेशन है। और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन झंझनाती धड़धड़ाती कोलंबो के दूसरे अजीमुशान स्टेशन मरावाना के ऊंची छत वाले रोशनियों के शहर में जगमगाते प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। हम बंद दरवाजे के बिल्कुल साथ लगे अपने चेहरे बाजुओं में छुपाए यूं बैठे थे जैसे सो रहे हों। ट्रेन के रुकते ही हमारे डिब्बे में भी मुसाफिरों में शोर समझ गया। कुली अंदर घुस आए, सामान उठाया जाने लगा। लोग एक दूसरे से धक्कम पेल करते बाहर निकलने लगे। हम भी उनमें शामिल हो गए। ये बड़ा कुशादा प्लेटफॉर्म था। मुसाफिर 3rd क्लास के गेट की तरफ जा रहे थे। हम भी 3rd क्लास के गेट पर से निकलना चाहते थे। वहाँ खतरा ज्यादा नहीं था। मैंने दूर ही से देख लिया था कि गेट पर सिवाय टिकट चेकर के कोई सिपाही वगैरह नहीं था। मुश्किल ये आन पड़ी थी कि कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से लाइट हाउस वाली खुफिया पनाहगाह ज्यादा करीब थी, जबकि मरावाना स्टेशन से उसका फासला ज्यादा था। यहाँ से हमें टैक्सी वगैरह लेकर ही जाना पड़ता। इस हकीकत का हम दोनों को एहसास था। गेट करीब आ रहा था। हमने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों में छुपा रखा था। हमारे पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे। जब हमने टिकट चेकर को टिकट दिए तो उसने एक नजर उठाकर हमें देखा। मैंने मुस्कुराकर देखते हुए अंग्रेजी में कहा, हम टूरिस्ट हैं। और हम दूसरे मुसाफिरों के साथ तेजी से बाहर निकले और सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पर एक चौक की तरफ चलने लगे। यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं थी। पोशाली ने कहा, टैक्सी मिल जानी चाहिए। हम सड़क पर दाएं बाएं देखते भी जा रहे थे। एक बस सड़क पर से गुजर गई। इत्तेफाक से सामने से एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। मैंने उसे हाथ दिया। टैक्सी रुक गई। हम जल्दी से उसमें बैठ गए। मैंने ड्राइवर को लाइट हाउस चलने को कहा। टैक्सी कोलंबो की खूबसूरत कुशादा सड़कों पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक न होने के बराबर थी। ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रोशनियां अभी तक जल रही थी। टैक्सी कई सड़कों पर से गुजरती हुई आखिरकार उस बड़ी सड़क पर आ गई जो लाइट हाउस जाती थी। मैं और पोशाली पिछली नशिस्तों पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद हम पीछे सड़क पर देख लेते कि कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में तो नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं थी। दूर से लाइट हाउस की रोशनी नजर आने लगी। ये गोल रोशनी घूमकर हमारे ऊपर से गुजर जाती थी। लाइट हाउस की रोशनी दायरे की शक्ल में घूमा करती है। लाइट हाउस कुछ ब्लॉक दूर रह गया था। टैक्सी सड़क का मोड़ काट कर चौराहे पर आई तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। पोशाली ने बेख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। चौक में रुकावट खड़ी की हुई थी और पुलिस के 3-4 सिपाही एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। हमारी टैक्सी की हेडलाइट्स रोशन थी। इस रोशनी में 2 सिपाहियों ने टैक्सी को रुकने का इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने कंधों से स्टेन गन्ने लटका रखी थी। हम अचानक मौत के मुंह में पहुंच गए थे। पोशाली ने अपना सर नीचे कर लिया। टैक्सी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। मैंने उसे तमिल में कहा, गाड़ी पीछे मोड़ दो। मगर इतनी देर में दोनों सिपाही हम तक पहुंच चुके थे। उन्होंने झुक कर देखा और ड्राइवर से सिन्हाली में कुछ कहा। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी नीचे उतार ली। मेरी नजरें सिपाहियों पर जमी हुई थी। मैंने इतनी देर में अंदाजा लगा लिया था कि सिपाहियों ने हमें पहचाना नहीं और मामूल के मुताबिक चेकिंग कर रहे हैं, मगर वो हमारे सर पर खड़े थे। आगे वाली गाड़ियों की चेकिंग हो चुकी थी। वो गाड़ी आगे चल
दी तो उन्होंने हमारी टैक्सी को आगे आने का इशारा किया। अब सोचने और कोई मंसूबा बनाने का वक्त नहीं था, ये फौरी एक्शन का वक्त था, नहीं तो मौत हमें गले लगाने के सिर्फ 2 कदम के फासले पर खड़ी थी। ड्राइवर ने इंजन बंद नहीं किया था, उसने गाड़ी को पहले गियर में ही डाला था कि मैं बिजली की तेजी के साथ उछलकर अगली सीट पर आ गया। ड्राइवर को धकेल कर दरवाजे से बाहर फेंका और एक्सेलरेटर देकर टैक्सी को दाएं तरफ घुमाया। पहियों से निकलने वाली चीखों की आवाज के साथ ही मुझे पुलिस की सीटियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैंने रुकने की बजाय टैक्सी को दाएं जानिब वाली सड़क पर डालकर रफ्तार और बढ़ा दी। सुबह के वक्त सड़क तकरीबन खाली थी। पोशाली भी कूद कर पैसेंजर सीट पर आ गई थी। बहुत जल्द हमें ताकुब करती गाड़ी की रोशनी नजर आ गई। पोशाली ने कहा, पुलिस हमारे पीछे लग गई है। मेरी नजरें सड़क पर जमी हुई थी। मैंने हेडलाइट्स बुझा दी थी। गाड़ी 70 मील पर जा रही थी और यूं लड़खड़ा रही थी जैसे अभी उसका इंजर पिंजर अलग हो जाएगा। खुशकिस्मती से बाएं जानिब एक ज़ेली सड़क पर मोड़ दी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये सड़क आगे कहाँ जाती है। पोशाली भी उस इलाके से नावाकिफ थी। लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी पीछे कहीं रह गई थी। दिन का हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने शीशे में से देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। सड़क आगे जाकर दाएं जानिब घूम गई। मैंने गाड़ी उस सड़क पर डाल दी जहां एक जानिब ताड़ के दरख्त और दूसरी जानिब रिहायशी बंगले बने हुए थे। सड़क से संगरेजे उड़ उड़ कर गोलियों की तरह गाड़ी के नीचे टकरा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं गाड़ी का इंजन फट न जाए। ये पुरानी गाड़ी थी। इंजन से अजीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई थी। मैंने रफ्तार कम कर दी और गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली एक छोटी सड़क पर डाल दी। पोशाली ने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया? आगे सड़क बंद है। गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली सड़क पर 25-30 मील की रफ्तार पर जा रही थी। अचानक सामने एक दीवार आ गई जिस पर जंगली बेल चढ़ी हुई थी। मैंने फौरन ब्रेक लगाए। गाड़ी दीवार से टकराते टकराते बची और एक धचके से रुक गई। हम तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकले। पीछे देखा तो पुलिस की एक जीप हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमें और तो कुछ न सूझा। सामने एक कोठी का गेट खुला था, हम उसमें घुस गए। हमें पुलिस की जीप के एकदम रुकने और सिपाहियों की आवाजें सुनाई दी। मेरा ख्याल था कि हम उस कोठी के अकबी सहन की दीवार फांद कर दूसरी कोठी में कूद जाएंगे और फिर वहां से किसी दूसरी सड़क पर निकल जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए कि कोठी में जिस तरफ हम दौड़े वहां आगे गिराजा गया जिसका दरवाजा बंद था। पुलिस की आवाजें हमारे करीब आ रही थी। हमने एक छोटा सा अकबी दरवाजा देखा जो कोठी के अंदर जाता था। वो खुला था। मैं और पोशाली लपक कर अंदर घुस गए और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। सामने एक राहदारी थी जिसके फर्श पर कालीन बिछा था। उस तरफ से किसी मर्द की भारी भरकम आवाज आई, कौन है? उसने उर्दू में पूछा था। मैंने पोशाली से सरगोशी में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे साथ आओ। और मैं उसे लेकर राहदारी में आगे बढ़ा। सामने एक कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा हटाया। सामने एक सुर्खो सफेद रंगत वाला पक्की उम्र का भारी भरकम बुजुर्ग, सर पर रुमाल डाले, धोती और बनियान में मलबूस, जाए नमाज पर कुरान शरीफ खोले बैठा था। उसका रुख पर्दे की तरफ ही था। मैंने जाते ही कहा, हम मुसलमान हैं, पुलिस हमारे पीछे लगी है, बाद में हम सब कुछ बता देंगे, इस वक्त हमें बचा लीजिए। ये कोई बात नहीं थी कि वो शख्स हम पर एतबार करके हमें पनाह दे देता, मगर जाने उस बुजुर्ग के दिल में क्या आई कि जल्दी से उठा, हमें सामने वाले कमरे में जाने का इशारा किया और खुद चप्पल पहनकर जिस दरवाजे से हम आए थे उस तरफ चल दिया। हम कमरे में घुस गए। ये छोटा सा स्टोर जिसका रोशनदान उस तरफ खुलता था जिस तरफ से हम भागकर यहाँ आए थे। बाहर पुलिस के सिपाही दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये वही गिराज के साथ वाला दरवाजा था जिसमें दाखिल होने के बाद मैंने कुंडी लगा दी थी। अब हमें पुलिस के किसी सिपाही या इंस्पेक्टर की उस बुजुर्ग से बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो सिन्हाली में बातें कर रहे थे। बाद में पोशाली ने मुझे बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर था और उसने मुसलमान बुजुर्ग से पुलिस इंस्पेक्टर ही कहकर अपना तारुफ करवाया था और पूछा था कि अभी अभी एक औरत और मर्द यहाँ भाग कर आए हैं, वो पुलिस को मतलूब हैं। उसके जवाब में बुजुर्ग ने कहा कि अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन मैंने ऊपर से एक आदमी औरत को गिराज की छत से दूसरी कोठी में कूदते जरूर देखा है। उन्होंने पतलूने और बुशर्ट पहन रखी थी। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर कहा कि दूसरी कोठियों का मुहासरा कर लो, वो यहाँ से भाग नहीं सकते। जब हमें पुलिस के सिपाहियों के बाहर की तरफ भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो किसी कदर इत्मीनान सा हो गया, मगर एक बात यकीनी थी कि हमें मुहासरे में ले लिया गया था। हम इस कोठी में भी महफूज नहीं थे। न जाने इस बुजुर्ग का रवैया हमारे साथ क्या होगा, इसकी हमें कुछ खबर नहीं थी। चंद लम्हों में वो बुजुर्ग आ गए। उन्होंने स्टोर के दरवाजे को खोलकर मुझे और पोशाली को गहरी नजरों से देखा और फिर भारी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? सुर्खो सफेद चेहरे वाले बुजुर्ग टिकटिकी बांधे हमें देखे जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।